Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. So in this video, we are going to start a rank boosting series. So rank boosting series होगी क्या? इसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर CSI या नेट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं. तो CSI या नेट एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक्स उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिन पे वो बार बार क्वेश्चन या तो अल्टरनेटिव मोड में पूछते हैं कि एक पेपर में पूछ लिया एंड देन दूसरे पेपर में नहीं पूछा, नेक्स्ट पेपर में दोबारा पूछ लिया, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो लगभग हर साल रिपीट करते जाते हैं. सो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. सो ये सीरीज हो जाएगी हमारी रैंक बूस्टिंग सीरीज. सो रैंक बूस्टिंग सीरीज का हमारा पहला टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये लीनियर अलजेब्रा पोर्शन का क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इस रैंक बूस्टिंग सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को कवर करते हुए उसमें आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो इससे हम लगभग ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं एंड साथ में टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहाँ ए एक हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड देन x हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है n क्रॉस 1 का एंड देन b जो है हमारे पास कॉलम वेक्टर है b क्रॉस m क्रॉस 1 का. ठीक है. सो यहाँ से where A is m cross n मैट्रिक्स, m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल में A हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी एंड देन x हमारे पास कॉलम वेक्टर होगा x1 x2 xn बिलोंग्स टू fn एंड देन जो B होगा हमारे पास ये होगा हमारे पास, ये भी कॉलम वेक्टर होगा b1 b2 bm टाइप का जो fm से बिलोंग्स करेगा. f यहाँ से हमारे पास फील्ड है. सो अगर ax इक्वल्स टू बी में यहाँ से b इक्वल्स टू 0 आ जाए, इफ b इक्वल्स टू 0 देन ax इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और इस टाइप की इक्वेशन होगी हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. एंड देन इफ b डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इस टाइप अगर b 0 नहीं हुआ देन इस केस में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगी ये होगी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो ये हमने देख लिया, अगर b 0 होगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी एंड अगर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ देन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी. तो ये तो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस की बात होगी. किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर इसको देखें देन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन सेट इज नॉन एम्प्टी. सो अगर सॉल्यूशन सेट नॉन एम्प्टी हो यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे देन इस केस में हमारे पास जो सिस्टम होगा वो होगा कंसिस्टेंट. और अगर सॉल्यूशन सेट एम्प्टी हो यानी एक भी सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट ना करे यानी नो सॉल्यूशन का केस बने देन इस केस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि क्वेश्चन को देख के बताइए यानी ax इक्वल्स टू बी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा देन उसमें हमें पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है. सो अगर सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सॉल्यूशन सेट आ जाए यानी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे देन इस केस में हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा. सो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन यहाँ से तीन ही केस होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के. सो अगर नो सॉल्यूशन होगा देन इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा देन इस केस में हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास तीन टाइप की सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, या तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा या यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बनेगा. इस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है जिसमें 2 सॉल्यूशन आ गए 3 सॉल्यूशन होंगे. फाइनाइटली मैनी में नहीं है, या तो यूनिक है या इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है. सो अगर ax इक्वल्स टू b हैज़ अ सॉल्यूशन मतलब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सो इफ ax इक्वल्स टू b हैज़ अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ab. यहाँ से ab हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी. सो अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए देन इस केस में ax इक्वल्स टू बी हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा करेगा. सो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं अगर b रेंज स्पेस से बिलोंग्स करे देन अगर b रेंज स्पेस से बिलोंग करेगा देन a के कॉलम या रोज को हम b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a के कॉलम को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर b की फॉर्म में लिख सकते हैं देन b हमारे पास रेंज स्पेस से बिलोंग्स करेगा. सो अगर b रेंज स्पेस से बिलोंग्स करेगा देन ax इक्वल्स टू b एज अ सॉल्यूशन. सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि या तो b हमारे पास रेंज स्पेस से बिलोंग्स आ जाए मतलब a के कॉलम को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने पर हमारे पास b पूरा का पूरा मिल जाए
या फिर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आ जाए, देन इन केसेस में ही हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के केस है। सो हम इसे इस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, देयर रेंज ऑफ ए इज अ रेंज स्पेस ऑफ ए इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉलम वेक्टर्स। यानी ए के सारे कॉलम वेक्टर्स को हम रेंज स्पेस ऑफ ए में लिखते हैं। सो अगर बी रेंज स्पेस ऑफ ए से बिलोंग्स करेगा, देन इस केस में भी हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ केस है। सो अगर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस दोनों केसेस की अगर बात करें, सो अगर होमोजीनियस का केस होगा देन बी इक्वल्स टू 0 आएगा। देन इस केस में हमारे पास क्या होगा, Ax इक्वल्स टू 0 का केस बनेगा। सो अगर Ax इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। सो रैंक ऑफ ए अगर n आ जाएगा, यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n आ जाएगा, देन हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, वो भी यूनिक होगा। और अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन n आएगा इस मैट्रिक्स के लिए, सो लेस देन n के केस में हमारे पास सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन इंक्लूडिंग x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम सिर्फ रिजल्ट्स की ही बात करेंगे। अगर आप प्रॉपर अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन हमें यहाँ से प्रूफ नहीं लिखनी है पूरी, हमें सिर्फ प्रॉपर रिजल्ट काम में लेते हुए चलना है, जिससे ताकि हम एग्जाम में पूरा कंसंट्रेट कर सकें एंड पेपर में हमें सीधे रिजल्ट ध्यान में आए कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा रिजल्ट लगाना है। सो अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें, देन इफ रैंक ऑफ ए हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स होगी। सो इस केस में अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास n आ जाएगा, देन इस केस में हमारे पास यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n आएगा, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन इंक्लूडिंग x इक्वल्स टू 0 आएगा। इसी तरीके से अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम बात करें, देन Ax इक्वल्स टू बी टाइप का होगा नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन इक्वेशन सिस्टम, वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। और a m क्रॉस n होगा। अगर यहाँ से 3 केस बनेंगे हमारे पास, एक तो m लेस देन n होगा, एक m इक्वल्स टू n के लिए होगा, एंड देन एक m इज ग्रेटर देन n के लिए होगा। पहला केस लिखते हैं, m लेस देन n। अगर m लेस देन n हुआ, देन रैंक या तो m हुई, क्योंकि m और n ये रोज और कॉलम, तो रैंक ऑफ ए क्या होती है, मिनिमम ऑफ mn। सो यहाँ से m लेस देन n होगा, देन इस केस में हमारे पास रैंक इज लेस देन क्या आएगा, रैंक इज लेस देन m, लेस देन इक्वल्स टू m, या तो रैंक m होगी या m से कम होगी। अगर रैंक m हुई, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर रैंक m से लेस देन हुई, m से लेस देन होगी, अगर b हमने पहले ही कहा Ax इक्वल्स टू बी के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब b या तो रेंज स्पेस से बिलोंग्स करे या फिर रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आए। यहाँ से अगर b रेंज स्पेस से बिलोंग्स करेगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर b रेंज स्पेस से बिलोंग्स नहीं करेगा, देन यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर m इक्वल्स टू n की बात करें, अगर m इक्वल्स टू n हुआ, देन रैंक ऑफ a इक्वल्स टू अगर n आ गया, देन इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड रैंक ऑफ a इज लेस देन n आया, देन b बिलोंग्स टू अगर रेंज स्पेस ऑफ a आएगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड b अगर रैंक ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ a b, या फिर b डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ a, देन इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। और इसी तरीके से तीसरा केस होगा हमारे पास। तीसरा केस हमें क्या कहेगा, इफ m इज ग्रेटर देन n। अगर m यहाँ से ग्रेटर देन n आएगा, देन इस केस में क्या होगा, अगर m ग्रेटर देन n की बात करें, अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो रैंक ऑफ a m ग्रेटर देन n के केस में मिनिमम ऑफ mn क्या आएगा, m और n में मिनिमम आएगा हमारे पास n। रैंक विल बी लेस देन इक्वल्स टू n। अगर इक्वल्स टू n हुई, देन अगर इक्वल्स टू n हुई, देन इस केस में अगर रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर रैंक ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हुआ, देन इस केस में नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। इसे हम इससे भी समझ सकते हैं, b बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ a। इस केस से भी अगर देख सकें तो अगर b रेंज स्पेस ऑफ a से बिलोंग करेगा, देन इस केस में हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर b रेंज स्पेस ऑफ a से बिलोंग्स नहीं किया, देन नो सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर रैंक ऑफ a लेस देन n हुआ, देन इस केस में अगर रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल आएगा,
देन इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आया देन इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। सो ये यहाँ से इतने रिजल्ट हो गए। सो इन रिजल्ट से हमें हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी, उस केस में होगी जब m इक्वल्स टू n हो और रैंक ऑफ a इक्वल्स टू n हो, या फिर रैंक ऑफ a इक्वल्स टू m हो, देन इस केस में m इक्वल्स टू n है, सो रैंक ऑफ a इक्वल्स टू n हो गया। सो ax इक्वल्स टू b जो होगा हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, a इनवर्स b। सो एक कंक्लूजन ये निकला है। सिमिलरली नेक्स्ट कंक्लूजन इसी से क्या निकलेगा, अगर b इक्वल्स टू हम 0 ले लें, यहाँ से हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा, 0, x इक्वल्स टू 0 इज अ यूनिक सॉल्यूशन आएगा यहाँ से। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ ax इक्वल्स टू b नेवर फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि अगर दो सॉल्यूशन के ऐसे हम आप प्रूफ से कंक्लूड कर सकते हो कि अगर दो सॉल्यूशन सेट आप लो ax इक्वल्स टू 0 के, मतलब ax इक्वल्स टू b के, तो उन दोनों से अगर आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे, वेक्टर स्पेस बनाओगे, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सो अगर आपको ये जानना हो देन आप उसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास, इफ x1 x2 xn आर एनी n सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल्स टू b देन सम ऑफ ai xi इक्वल्स इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ ai बिलोंग्स टू f इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये भी हमारे पास सम ऑफ ai इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब xi अगर हमारे पास सॉल्यूशन है देन सम ऑफ ai xi भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा। किस केस में, डिपेंड ओनली इफ सम ऑफ ai इज इक्वल्स टू 0 हो, तभी हमारे पास ये सॉल्यूशन बनाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ से इतने रिजल्ट हो गए। अब अगर क्वेश्चन की बात करें, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले दिसंबर 2019 आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन हमें कहता है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी का क्वेश्चन है, देन 4.75 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है। सो टी हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है विद एंट्रीज इन आर, कंसिडर्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, टी इंटू एक्स आई, x1 x2 x3 कॉलम वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब टी इंटू एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ रहा है। सो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हुई, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी हुई, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देन हमें बताना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू 2, देन द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अगर सेकेंड ऑप्शन कह रहा है रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, देन द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अगर रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2i, देन any two solution of the system are LD। then last option कह रहा है अगर rank of t greater than equals to 1 आ गया then every ai a1 a2 a3 belongs to R3 is a solution of system। so हमें यहाँ से 1 by 1 सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पार्ट बी का क्वेश्चन हो देन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, आप पेपर में अगर क्वेश्चन कर रहे हो देन एक ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया देन आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पार्ट सी का क्वेश्चन है देन आपको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। सो अगर यहाँ से क्वेश्चन की बात करें देन टी एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा हमारे पास। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको पहले भी यहाँ से एक्सप्लेनेशन में बताया नोट्स में कि अगर रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू एन आ जाए, यहाँ से n क्रॉस n 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, देन n की वैल्यू यहाँ से क्या है 3। सो अगर रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 आ जाए सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा क्योंकि हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सो अगर रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 आएगा देन उसी केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर रैंक ऑफ टी लेस देन 3 आ जाए देन इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी इंक्लूडिंग एक्स इक्वल्स टू 0। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है रैंक ऑफ टी is less than equals to 2, the system has a non-zero solution। हाँ, क्योंकि सिस्टम में infinitely many solution exist कर रहे हैं, so including x equals to 0, then system has a non-zero solution भी exist करेगा क्योंकि रैंक हमारे पास यहाँ से less than equals to 2 आ रही है, इसका मतलब रैंक हमारे पास less than 3 आ रही है। और अगर रैंक less than n आती है then
होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहाँ से हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमें क्या है, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 1 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जिस कंक्लूजन से निकले एक ही पॉइंट है, सो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा उसी स्टेटमेंट से, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 3 आ रहा है, और अगर लेस देन n आ रहा है देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी हमें कह रहा है रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देन एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आर एल डी। सो अगर सॉल्यूशंस की बात करें किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, जो भी 2 या मोर देन 2 सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग एल डी होंगे। मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वो सारे सॉल्यूशन आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, सो या तो रैंक हमारे पास होगी 2 या फिर रैंक होगी हमारे पास 3। सो अगर 2 होगी देन इस केस में रैंक लेस देन 3 है, देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जितने भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपस में एल डी होंगे। देन इस केस में हमारे पास गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और अगर इस केस की बात करें रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, देन इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ गया। और अगर रैंक एन आ रही है देन इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो सॉल्यूशन ही यूनिक है देन इस केस में वो खुद से, अगर उसके जैसा ही हम दूसरा सॉल्यूशन लें देन वो कॉरस्पॉन्डिंगली एल डी तो होंगे क्योंकि आपस में इक्वल हुए, देन 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाएंगे, देन इस केस में भी वो एल डी होंगे। सो यहाँ से रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देन एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आर एल डी। देन ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और अब ऑप्शन डी की अगर बात करें, रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 then every alpha 1 alpha 2 alpha 3 belongs to R cube is the solution of the system। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेट अस टेक रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3। अगर रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 आ गया देन इस केस में क्या होगा, इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो भी ट्रिवियल। सो इसका सिर्फ 0 0 एंड 0 यही सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से कह रहे हैं एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 बिलोंग्स टू R क्यूब इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाकी अल्फाज की क्या बात हुई, मतलब अगर 1 1 1 की बात करें देन ये तो एक सॉल्यूशन नहीं, सिमिलरली 2 3 4 कोई भी अदर सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी ट्रिवियल। देन यहाँ से ये ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट बने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट हुए हैं। सो 4.75 मार्क्स सिर्फ एक रिजल्ट पे बेस्ड है। इफ रैंक ऑफ ए लेस देन एन Ax इक्वल्स टू 0, हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रैंक लेस देन एन होगी देन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इंक्लूडिंग x इक्वल्स टू 0। और अगर हमारे पास रैंक इक्वल्स टू एन आ गई देन इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास दिसंबर 2019 में ही हमारे पास पूछा गया है आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर से। सो इस क्वेश्चन में अगर देखें देन हमें यहाँ से गिवन है लेट ए एंड बी 3x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। सो ए और बी हमारे पास 3x3 की 2 मैट्रिसेस गिवन है रियल एंट्रीज के साथ। लेट v1 इक्वल्स टू v बिलोंग्स टू R क्यूब वेयर a b v इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेट सेट v2 हमें गिवन है सेकेंड सेट, जिसमें सारी वीज इस टाइप की दी हुई है जिसके लिए बी वी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देन लास्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, ये हमें कह रहा है v3 तीसरा सेट गिवन है, इसमें सारे वी इस टाइप के है जिसके लिए ए वी इक्वल्स टू 0 है। सो v1 में वो सारे सॉल्यूशन बिलोंग्स कर रहे हैं जिसके लिए ए बी वी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। v2 में वो सारे v बिलोंग्स कर रहे हैं जिसके लिए बी वी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। एंड v3 में हमारे पास वो सारे v बिलोंग्स कर रहे हैं जिसके लिए ए वी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो ऑप्शन ए बी सी डी की अगर बात करें तो ऑप्शन ए बी सी डी में क्या गिवन है, ऑप्शन हमें ए कहता है अगर डायमेंशन ऑफ v1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v2 गिवन हो देन ए हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऑप्शन बी हमें कहता है अगर डायमेंशन ऑफ v1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v3 है देन ए हमारे पास इन्वर्टिबल होगा। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, ए हमारे पास अगर इन्वर्टिबल है देन दोनों v1 और v2 की डायमेंशंस इक्वल होगी। एंड
ऑप्शन लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें वो कह रहा है ए इज इन्वर्टेबल इफ इम्प्लाई कर रहा है डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V3। सो V1 V2 V3 की डायमेंशंस क्या है? V1 V2 V3 की डायमेंशन हम उन सारे V's की नंबर जितने भी V आ रहे हैं उन सारे का सम करने पर जो डायमेंशन जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास डायमेंशन ऑफ V1 है। सो V1 कितने आएंगे हमारे पास? V1 है हमारे पास इन होमोजीनियस सिस्टम्स का नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? सो यहाँ से ये तीनों इक्वेशन हमारे पास Ax इक्वल टू 0 टाइप की है, क्योंकि यहाँ से B की वैल्यू 0 की है सब में। अगर सब में B की वैल्यू 0 गया ना तो होमोजीनियस हो गई सारी इक्वेशन। सो अगर होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें, सो अगर एक एक ऑप्शन के लिए देखें देन हमारे पास ए और बी ऑप्शन हमें क्या करें, अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल आ गई, ए तो हमें कह रहा है डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2 आ गई, देन ए इन्वर्टेबल होगा। सो अब इसके लिए ऑप्शन ए के लिए हम देखते हैं ए और बी दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। दोनों अगर सिंगुलर मैट्रिक्स काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीरो मैट्रिसेस अगर सारी दोनों जीरो मैट्रिसेस ले लेते हैं, या फिर कोई अदर सिंगुलर मैट्रिक्स का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी देन इस केस में क्या होगा, ए और बी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। सो अगर सिंगुलर ले लेंगे देन इस केस में दोनों की रैंक लेस देन n आएगी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी देन रैंक विल बी लेस देन n। सो रैंक इक्वल्स टू रैंक इज लेस देन n के केस में रैंक लेस देन 3 आ गई। और अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में Ax इक्वल्स टू 0 टाइप की और a की रैंक लेस देन n है देन इस केस में हमारे पास इस इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास इसके लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, इसके लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें और ऑप्शन इसके लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें। सो V1 V2 और V3 तीनों की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास? इनफाइनाइट। सो अगर तीनों की डायमेंशन इनफाइनाइट आ रही है देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से ऑप्शन ए की ए और बी फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन की फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू V2 एंड डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू V3। सो यहाँ से ए इन्वर्टेबल आया? बिल्कुल नहीं, दोनों केस में ए इन्वर्टेबल है, बट ए इन्वर्टेबल नहीं आया क्योंकि हमने दोनों के केस में ए और बी सिंगुलर मैट्रिसेस ले लिए और इस वजह से तीनों की डायमेंशन इनफाइनाइट इक्वल आ गई, बट हमारे पास ए इन्वर्टेबल नहीं है। सो अगर ए इन्वर्टेबल नहीं है देन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमने ऑप्शन ए डिस्कार्ड कर दिया। सो एग्ज़ाम में हमें काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करना आता है देन हम क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड कर सकते हैं। अदरवाइज रिजल्ट भी ध्यान रहे तो अच्छा है, बट अगर रिजल्ट ध्यान ना रहे तो कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी और डी देखते हैं। ऑप्शन सी और डी में कहा गया है हमें अगर ए इन्वर्टेबल होगी देन डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V2 एंड देन ऑप्शन डी कह रहा है डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V3। सो अब अगर ए इन्वर्टेबल लेना है तो ए इन्वर्टेबल की कंडीशन हमें गिवन है, बी के लिए हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं, बी हम इन्वर्टेबल भी ले सकते हैं और सिंगुलर भी ले सकते हैं। सो अगर ए इन्वर्टेबल लिया हुआ है लेट अस टेक बी जीरो मैट्रिक्स, बी हमने जीरो मैट्रिक्स ले ली, जीरो मैट्रिक्स के केस में इन्वर्टेबल नहीं होगी, सिंगुलर होगी। सो अगर बी सिंगुलर होगी, बी हमने अगर जीरो मैट्रिक्स ले लिए, सो किसी भी जीरो मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो वो क्या रहती है हमारे पास जीरो। सो यहाँ से ये मैट्रिक्स ये भी हमारे पास ए बी भी हमारे पास सिंगुलर आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। सो ए बी अगर सिंगुलर आ जाएगी देन इस केस में रैंक विल बी लेस देन एन, और अगर रैंक लेस देन एन आ गई, लेस देन 3 आ गई, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ओर इशारा कर रहा है। सो ए बी इक्वल्स टू, इसके लिए ए बी इक्वल्स टू 0, ए बी पी इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। सो डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ गया। बी हमने पहले से जीरो मैट्रिक्स ली है, सो बी भी लेस देन बी के डायमेंशन, बी अगर हमने जीरो मैट्रिक्स लिए तो डायमेंशन ऑफ बी क्या आएगी 0 विच इज़ लेस देन 3। सो डायमेंशन अगर लेस देन n आ रही है देन ये क्या, सॉरी रैंक अगर लेस देन n आ रही है देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये हमारे पास इम्प्लाई कर रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगी। सो डायमेंशन ऑफ V2 भी हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। ए इन्वर्टेबल दिया हुआ है, अगर ए इन्वर्टेबल दिया हुआ है तो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n, किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की रैंक n होगी। m क्रॉस n की n क्रॉस, अगर n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है देन इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n आएगी। सो यहाँ से रैंक 3 आ गई, अगर रैंक 3 आ गई देन इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, वो भी Ax इक्वल्स टू 0 में ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, वो भी 0 सॉल्यूशन आएगा। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ V3 इक्वल्स टू क्या आ गया, इसकी डायमेंशन आ गई 1, इसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास इनफाइनाइट, इन दोनों की डायमेंशन आ गई हमारे पास इनफाइनाइट। सो यहाँ से क्या रहा है, ए अगर इन्वर्टेबल है
तो ए हमने इन्वर्टेबल लिया है, सो डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V2 आई है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V2, ये कंडीशन तो फुलफिल हुई है, बट हम इसे करेक्ट नहीं मान सकते। हमने ऑप्शन डी और चेक करना होगा, अगर वो भी करेक्ट आया देन इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है ये। सो अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी हमें कह रहे हैं ए इन्वर्टेबल होगी देन डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V3, बट बिल्कुल नहीं है, डायमेंशन ऑफ V1 तो इनफाइनाइट है और डायमेंशन ऑफ V3 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। सो ये क्या इम्प्लाई करे, यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सी। सो इस तरीके से हम यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। सो ये क्वेश्चन भी सिंपली हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। सो अगर आपको ये रूल पता हो देन आप विद इन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ काउंट एग्जाम्पल लेके। सो ये तो दिसंबर 2019 आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे, दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन पे। तो 2019 दिसंबर क्वेश्चन पेपर में जो 15 दिसंबर को हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन आए थे लाइक ए हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें यहाँ पे बताना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल्स टू y हैज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इफ y इक्वल्स टू x 0 0 फॉर x बिलोंग्स टू R। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं ओनली फॉर y इक्वल्स टू 0 y 0 वेर y बिलोंग्स टू R। एंड देन थर्ड ऑप्शन हमें कह रहे हैं ओनली फॉर y इक्वल्स टू 0 y 0 वेर y z बिलोंग्स टू R। एंड देन लास्ट ऑप्शन हमें कह रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R3। सो यहाँ से हमें y की स्पेसिफिक वैल्यू 0 कहीं नहीं गिवन है। सो y मे बी इक्वल्स टू 0 और मे डज नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो अगर हम इसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लेके चले, सो ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, देन यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर इसकी रैंक 3 आ गई, और अगर रैंक लेस देन 3 आती है देन इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सो इसके लिए हमें रैंक निकालनी होगी। सो रैंक के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो रैंक क्या आएगी, रैंक इक्वल्स टू आएगी 3। सो इसका डिटर्मिनेंट ही चेक कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। सो अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, डिटर्मिनेंट अगर इसके लिए निकालें, इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास -26 + 35। इसे सिंप्लीफाई करोगे आप देन ये आएगा, और ये हमें पता है डज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है देन क्या आएगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इंप्लाइज रैंक ऑफ ए विल बी 3। सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 3। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n आ गई देन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा वो भी किसके लिए, फॉर ऑल x, जितने भी x हमारे पास गिवन है उन सबके लिए सॉल्यूशन यूनिक होगा। सो यहाँ से अगर y 0 हुआ तो भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो भी ट्रिवियल। और y नॉन जीरो हुआ तो भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। फॉर ऑल y के लिए सॉल्यूशन आ रहा है। सो ऑप्शन ए कह रहा है ओनली फॉर y दिस y, ऑप्शन बी कह रहा है इस y के लिए, एंड थर्ड ऑप्शन भी स्पेसिफिक y की वैल्यू ले रहा है, बट ऑप्शन डी कह रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R3। सो सिंपली यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर 3 मार्क्स मिल भी गए। सो इस टाइप के इजी क्वेश्चन बनते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिसंबर 2019 से एक क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी हमारे पास पूछा गया दिसंबर 2018 से। सो दिसंबर 2018, अब जून 2019 से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। सो अब डिस्कस करते हैं दिसंबर 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। सो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें लेट एम हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, एम B1 B2 दो कॉलम वेक्टर्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बोथ सिस्टम mx इक्वल्स टू B1 एंड mx इक्वल्स टू B2 आर इनकंसिस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बोथ सिस्टम mx इक्वल्स टू B1 एंड mx इक्वल्स टू B2 आर कंसिस्टेंट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है the system mx equals to b1 minus b2 is consistent, and then last option कह रहा है the system mx equals to b1 minus b2 is consistent. so हमें 1 by 1 सारे options check करने होंगे। so mx equals to b1 as we can see b1 and b2 both are non zero. so अगर दोनों नॉन जीरो है देन सिस्टम हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी, mx equals to b1 and mx equals to b2.
साथ ही यहाँ से b1 माइनस b2 को भी अगर चेक करेंगे देन वो भी नॉन जीरो वेक्टर आएगा। सो एम एक्स इक्वल टू b1 माइनस b2 जो बनेगी हमारे पास, ये भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी। सो अगर इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो तब होगा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस सिस्टम के लिए, और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कब होगा, देन रैंक ऑफ m इक्वल्स टू रैंक ऑफ MB1 या फिर रैंक ऑफ MB2 या फिर रैंक ऑफ MB1 माइनस B2 के लिए। तो यहाँ से इस सिस्टम को लिखते हैं। तो अगर यहाँ से लिखेंगे इसे MB1 B2 B1 माइनस B2 हमें राइट आउट कर लेना है। सो M हमें यहाँ से ये मैट्रिक्स गिवन है, B1 ये है, B2 ये, एंड देन B1 माइनस B2 निकालेंगे देन ये आएगा। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, R4 को अगर हम रिप्लेस कर दें, यहाँ से फोर्थ इक्वेशन फोर्थ रो है, फोर्थ रो को अगर हम रिप्लेस कर दें 2R4 माइनस R1 से, सो 2R4 माइनस R1 इक्वल्स टू व्हाट, 2R4 माइनस R1, यहाँ से इसमें रिप्लेस हो गया जाएगा। देन बाकी मैट्रिक्स हमने एज इट इज रख लेंगे। इसे हम रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमें पाइवट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और पाइवट एलिमेंट से हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मैट्रिक्स की रैंक निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर नेक्स्ट रो देखें, देन यहाँ से R4 को हमने यहाँ से इसमें रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ से जो R4 बनी है इसे हम रिप्लेस कर देंगे 2R2 माइनस R4 से, तो यहाँ से इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ से ये जो थर्ड रो एंड फोर्थ रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो इक्वल रो हो रही है। अगर यहाँ से सिर्फ M के लिए बात करें, M के लिए यहाँ से इक्वल है, बट B1 माइनस B2 के लिए देखें देन यहाँ से इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, बट B1 माइनस B2 ये इक्वल आ रहा है। सो ये इंप्लाई कर रहा है अगर R4 को अगर हम रिप्लेस कर दें R3 माइनस R4 से, सो ये मैट्रिक्स बनेगी। सो यहाँ से अगर सिर्फ M के लिए देखें, M यहाँ तक है, तो सिर्फ अगर M के लिए देखें देन ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, ये एक रो कम्प्लीटली जीरो आ गई एंड देन नॉन जीरो रोज ऊपर आ गई। सो अगर इसमें देखें पाइवट एलिमेंट्स, तो यहाँ से ये पाइवट एलिमेंट हो जाएगा, ये पाइवट एलिमेंट हो जाएगा एंड ये पाइवट एलिमेंट हो जाएगा। सो सिर्फ M की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ M इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 पाइवट्स एलिमेंट मिल रहे हैं। सो रैंक ऑफ M इक्वल्स टू 3। अब अगर MB1 की बात करें, MB1 यहाँ तक आएगा। सो रैंक ऑफ MB1 इक्वल्स टू, यहाँ से एक पाइवट मिल गया, यहाँ से भी एक पाइवट मिल गया, यहाँ से भी एक पाइवट मिल गया, यहाँ से एक पाइवट मिल गया। सो रैंक ऑफ MB1 इक्वल्स टू 4 पाइवट मिल रहे हैं। सो रैंक आ गई 4। सिमिलरली अगर MB2 के लिए बात करें, तो यहाँ से MB2 यहाँ से ये आएगा, बीच में ये कॉलम नहीं आएगा। तो यहाँ से इसके लिए भी एक पाइवट मिल रहा है, 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 यहाँ भी 4 पाइवट्स मिल रहे हैं। सो रैंक 4 आ गई। एंड देन MB1 माइनस B2 के लिए बात करें, देन ये कॉलम एंड ये कॉलम यहाँ नहीं होंगे। सो एक पाइवट यहाँ मिल गया, एक पाइवट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, देन सिर्फ 3 पाइवट्स मिल रहे हैं। सो रैंक आ गई 3। सो रैंक ऑफ M इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू रैंक ऑफ MB1 माइनस B2 आ रही है। सो mx इक्वल्स टू B1 माइनस B2 हैज़ अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ AB, देन ax इक्वल्स टू B के लिए हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ से इनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा देन सॉल्यूशन सेट हमारे पास कंसिस्टेंट आएगा। एंड देन यहाँ से अगर देखें देन रैंक ऑफ M डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ MB1 एंड यहाँ से रैंक ऑफ M डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ MB2, देन mx equals to B1 and mx equals to B2 has no solution, so solution set is inconsistent. So अगर ऑप्शन से यहाँ देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रैंक ऑफ mx equals to B1 and mx equals to B2 are inconsistent, ये करेक्ट है। एंड देन mx equals to B1 माइनस B2 is consistent, so ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर ये ए करेक्ट आ गया देन बी डिस्कार्ड हो गया एंड देन ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बेसिक रिजल्ट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, देन सॉल्यूशन सेट हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। देन ये कंडीशन लगा के हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट कर लेने। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is from June 2018 question paper and question is from part B. In this question given that the system of equation हमें यहाँ से 3 इक्वेशन गिवन है, x plus 2x square plus 3xy plus 0y equals to 6 and 2x
plus x square plus 3xy plus y equals to 5, and then last equation is x minus x square plus y equals to 7. Option first is saying has solution in rational number. Option second is saying has solution in real numbers, and then third option is saying has a solution in complex numbers, and then last option is saying has no solution. सो वन बाय वन हम ऑप्शंस को देखेंगे. सो यहाँ से अगर इसे ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे देन वी कैन सी यहाँ से जो b आएगा वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा. सो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया. सो यहाँ से इसकी रैंक निकालेंगे. अगर इसकी रैंक लेस देन एन आई इक्वल्स टू एन आई एंड देन उस हिसाब से देखेंगे. तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी. सो पहले देखते हैं मैट्रिक्स किस टाइप से बनेगी. यहाँ से ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखेंगे देन ए हमारे पास ये यहाँ से 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बनेगी. एंड देन यहाँ से ये जो बन रहा है ये x की वैल्यू है एंड दिस वन इज b. ये कॉलम वेक्टर 3 रोज के साथ 3 क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर और x है हमारे पास 4 क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर. सो यहाँ से अगर इसे रूट रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं जिससे रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी निकाल लें. तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अगर रैंक ऑफ ए, यहाँ से सॉरी कंसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है सो प्लीज़ इग्नोर. सो यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आएगा. तब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तभी इसमें सॉल्यूशन होगा. और अगर रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी देन यहाँ से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी वो इनकंसिस्टेंट होगी और फिर वहाँ से जो सॉल्यूशन केस बनेगा वो होगा नो सॉल्यूशन का केस. तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा. सो यहाँ से पहले रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ से हमें रोज इस टाइप से दी हुई है. सो अगर यहाँ से इस R2 रो को R2 माइनस R1 से सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. यहाँ से 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड देन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 एंड देन यहाँ से क्या आएगा 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1. सो अगर इन दोनों थर्ड रो एंड सेकेंड रो को कंपेयर करेंगे यहाँ से देन ये दोनों इक्वल रो आ रही है. यहाँ से सिर्फ ए के लिए, बी में तो डिजिट अलग अलग है. सो R2 माइनस R3 अगर निकालेंगे देन यहाँ से थर्ड रो सिंप्लीफाई हो जाएगी 0 0 0 एंड देन यहाँ से b के लिए एलिमेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 माइनस माइनस ऑफ 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8. सो यहाँ से अगर पाइवट एलिमेंट असाइन करते हैं देन इसमें ये असाइन होगा, यहाँ से ये असाइन होगा और यहाँ से ये असाइन होगा. सो रैंक ऑफ ए क्या आई, ये तो यहाँ तक है. सो रैंक ऑफ ए आई यहाँ से 2 पाइवट असाइन हुए. सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ ए बी में 1 2 एंड 3 पाइवट सेल असाइन हुए. सो यहाँ से रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू आ गई 3. सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3 देन दोनों की रैंक इक्वल नहीं है. सो सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट हुआ और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ देन हैज़ नो सॉल्यूशन. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. सो इस तरीके से हमने ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म निकाल के कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के केस लगा के ऑप्शन डी डायरेक्टली करेक्ट कर दिया है. और मोस्टली इस टाइप के जो यहाँ से ही अगर इन इक्वेशन सेट को देखें थोड़ा दिखने में क्रिटिकल लग रहा है. हाँ सॉल्व किया देन विद इन 2 सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा बट एक बार देखते हैं थोड़ा क्रिटिकल है. सो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन के नो सॉल्यूशन आते हैं. बट आप एग्जाम में कहीं डायरेक्टली नो सॉल्यूशन ना करके आ जाएं, कहीं ये कहें कि मैम ने कहा था ऐसे क्वेश्चन के नो सॉल्यूशन ही होते हैं. बट यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है बट मोस्टली यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस ही निकल के आता है. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So in the next question, this question is also from June 2018. This question is from part C. So 4.7 marks का question है and multiple correct options यहाँ से होंगे. So if A is 5 cross 5 matrix and the dimension of the solution space of AX equals to 0 is at least 2, then so first of all question में एक तो क्या given है 5 cross 5. आपको question सबसे पहले ध्यान से देखना है उसमें दिया हुआ क्या क्या है एंड देन पूछा क्या है. तो यहाँ से ax इक्वल्स टू 0 गिवन है यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है. एंड देन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस. तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होती है वो होती है नलिटी ऑफ ए.
मतलब Ax इक्वल्स टू 0 हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देन उसके लिए जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस आएगी वो आएगी नलिटी ऑफ ए इज एटलीस्ट 2, यानी नलिटी ऑफ ए इज एटलीस्ट 2 गिवन है। सो यहाँ से रैंक ऑफ ए स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बारे में चर्चा करनी है हमें, ऑप्शन में इन्हीं के बारे में गिवन है। सो Ax इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए। सो नलिटी ऑफ ए इज एटलीस्ट 2, यानी एटलीस्ट 2 तो होगी ही, इससे ज़्यादा हो सकती है। सो एटलीस्ट 2 है दे, यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड 5 क्रॉस 5 की 5 भी हो सकती है। सो नलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। सो अगर नलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 आया है, सो बाई रैंक नलिटी थ्योरम या फिर सिल्वेस्टर्स लॉ, नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन होता है। तो यहाँ से 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, सो एन इक्वल्स टू क्या आएगा 5। सो यहाँ से नलिटी ऑफ ए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 माइनस रैंक ऑफ ए। सो 5 माइनस रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ से। सो रैंक ऑफ ए यानी रैंक एट मोस्ट 3 होगी। और फॉर द फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो होते हैं फाइनाइट डायमेंशन की, तो यहाँ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स दिया है। सो फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है ये। फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के लिए नलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी क्यूब एंड सो ऑन मतलब। सो ये क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ से सिल्वेस्टर्स लॉ से अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन, देन यहाँ से क्या सिंप्लीफाई होता है, रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर एंड देन सो ऑन। सो यहाँ से टी की जगह हमने ई रिप्लेस करना है। सो क्या आएगा, रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है एटलीस्ट 3। सो एटमोस्ट 3 है। सो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए यहाँ से इस स्टेटमेंट से आ जाएगा रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन 3 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर, या फिर रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3। सो रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 आ रहा है, देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा एंड देन बोथ ऑप्शन आर डिस्कार्डेड। फिर बाकी 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अब बचा ऑप्शन डी, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0। सो ए हमारे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। सो ए स्क्वायर भी हमारे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ही बनेगी। सो कैसे 5 एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स के लिए अगर रैंक लेस देन एन आती है, सो यहाँ से एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और रैंक यहाँ से लेस देन एन है, क्योंकि यहाँ से रैंक एटलीस्ट एटमोस्ट 3 आ सकती है। सो यहाँ से रैंक लेस देन एन आ गई ना, क्योंकि 3 इज लेस देन, हाईएस्ट इसकी रैंक 3 हो सकती है, तो भी 5 से लेस ही होगी। सो ये क्या अप्लाई करता है, इस केस में डिटर्मिनेंट जो होता है वो मैट्रिक्स का 0 होता है। सो यहाँ से रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टीज़ काम में आएंगे, एक तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस नलिटी होता है, देन रैंक नलिटी थ्योरम, एंड देन सिंपल प्रोसेस हमने अप्लाई किए, देन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट कर लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2017 क्वेश्चन पेपर। सो दिस क्वेश्चन इज सेम question number 31. This question is from part B. In this question given that let A हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन है and B equals to B हमें एक कॉलम वेक्टर गिवन है, then the system Ax equals to B over the real number has, ऑप्शन ए कह रहा है no solution whenever B does not equals to 7, ऑप्शन बी कह रहा है an infinite number of solution whenever alpha does not equals to 2, थर्ड ऑप्शन कह रहा है an infinite number of solution if alpha equals to 2 and beta does not equals to 7, and ऑप्शन डी कह रहा है has a unique solution if alpha does not equals to 2। सो यहाँ से अल्फा एंड बीटा पे वैल्यू ऑप्शन बेस्ड है। सो अल्फा यहाँ है एंड बीटा यहाँ है। ए हमें 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स गिवन है एंड देन बीटा 3 क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो बीटा अगर 0 नहीं है देन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी। सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 क्रॉस 3 की, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं किस केस में फाइंड आउट होगा। हमने प्रीवियस इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ से Ax इक्वल्स टू B हैज़ अ सॉल्यूशन। पहला तो सॉल्यूशन कब होगा, जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, whenever बीटा बिलोंग्स टू रैंक स्पेस ऑफ ए, या फिर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो यहाँ से
अगर ए की बात करें, ए हमें गिवन है ये एंड देन बी हमें गिवन है ये। सो यहाँ से पहले से तो रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। देन R2 को हम लिख देंगे R2 माइनस R1 से रिप्लेस कर देंगे एंड देन R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 2R1। सो R3 माइनस 2R1 यहाँ से सिंप्लीफाई करते ही R2 माइनस R1 करते ही ये एलिमेंट 0, यहाँ से 1 माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिंपली यहाँ से अगर इस ऑप्शन में देखें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस R2 माइनस 2 R3 माइनस 2 R2। सो R3 माइनस 2 R2 विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड देन 3 माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5 एंड देन अल्फा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2। सो यहाँ से इसमें सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ से R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 5 R2 बाई 2 से। सो यहाँ से मैट्रिक्स इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो अगर यहाँ से हम रैंक देखिए देन फर्स्ट रो में ये एलिमेंट असाइन हो जाएगा पाइवोटली, सेकंड में ये असाइन हो जाएगा एंड देन थर्ड में ये हो जाएगा। सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी कब आएगा? जब यहाँ से अल्फा माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये एलिमेंट असाइन होगा तभी तो आएगा। और ये एलिमेंट कब असाइन होगा? जब अल्फा माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अल्फा माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देन ये क्या इंप्लाई करता है? अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2। सो व्हेनेवर अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2 रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 और रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स में अगर रैंक एन आ जाती है देन इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो है यूनिक सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2। और अगर अल्फा इक्वल्स टू 2 आ जाए, इन केस इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 आ जाए देन यहाँ से ये एलिमेंट असाइन होगा, ये एलिमेंट असाइन होगा और बीटा 7 के इक्वल ना आए। और अगर बीटा 7 के इक्वल नहीं आया देन बीटा माइनस 7 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा एंड देन ये एलिमेंट असाइन हो जाएगा। देन इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 2 एलिमेंट असाइन हुए। सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3 एंड 2 डज नॉट इक्वल्स टू 3। देन इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन बनेगा। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए हमें कह रहा है नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 7। बट बीटा अगर 7 ना हो और अल्फा अगर 2 हो देन इस केस में भी नो सॉल्यूशन ही होगा। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा देन ये हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी एंड देन उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से अगर अल्फा इक्वल्स टू 2 ले एंड देन बीटा इक्वल्स टू 7 ले, बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 7 ले, देन इस केस में रैंक ऑफ ए आएगी हमारे पास 2 एंड रैंक ऑफ ए बी आएगी 3। सो सिस्टम कंसिस्टेंट ही नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। सो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस नहीं, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देन बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ वी वांट टू चेक अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास ए इन्वर्टेबल आई है देन उस केस में यूनिक सॉल्यूशन बनता है। सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। एंड जैसा मैंने पहले ही बताया था बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 7 पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अल्फा इक्वल्स टू 2 पे डिपेंडेंट है। अगर बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 7 तो तब डिपेंडेंट होता है व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 2। अगर अल्फा 2 आ जाए देन बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 7 हो देन इस केस में हम नो सॉल्यूशन का केस बना सकते हैं। बट अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा देन यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। यहाँ से भी सेम कंसेप्ट लगा है एंड ऑप्शन हमने करेक्ट कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question is from December 2017 and part C. So in this question number 72, given that let A be M cross N matrix with rank R, if linear system AX equals to B has a solution for each B belongs to Rm, then option A कह रहा है M equals to R, R तो यहाँ रैंक ली हुई है एंड M cross N की मैट्रिक्स है। सो अगर रोज की नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू रैंक हो देन इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन होगा फॉर ईच बीटा बिलोंग्स टू आरएम के लिए। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज प्रॉपर सबस्पेस ऑफ आर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द नल स्पेस ऑफ ए इज नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आर एन वेन एवर एम डज नॉट इक्वल्स टू एन। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है एम इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन वेन एवर इम्प्लाई एम इक्वल्स टू एन। सो अगर इस क्वेश्चन को देखिए देन यहाँ से ए एक्स इक्वल्स टू बी, अब हमें पता है
सिस्टम में सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, Ax इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन व्हेनेवर रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा, और बी डज नॉट इक्वल टू हमें जीरो या नॉन जीरो यहाँ कहीं गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है बी बिलोंग्स टू आर एम। सो अगर हमें गिवन है यहाँ से बी, तो या तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो, या फिर बी बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ ए हो, देन इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और रेंज स्पेस ऑफ ए हमारे पास किससे डिफाइन होता है, रेंज स्पेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो यहाँ से C1 C2 Cn ए के कॉलम्स है, तो इनका स्पैनिंग सेट जो आएगा वो रेंज स्पेस ऑफ ए आएगा। सिंस बी हमें गिवन है बी इज बिलोंग्स टू रेंज आर एम, बी अगर आर एम से बिलोंग कर रहा है, द नंबर ऑफ पाइवट इन ईच फॉर्म, पाइवट एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं हर रो में, यहाँ से बी बिलोंग्स टू आर एम, तो बी बिलोंग्स टू आर एम, देन नंबर ऑफ पाइवट इन ईच फॉर्म इक्वल्स टू एम आ रहा है। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एम आ गया ना, और यही हमें ऑप्शन में कहा गया है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर गिवन है, और आर इक्वल्स टू एम, देन यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। सो सिंपली हमने ऑप्शन ही करेक्ट कर लेना है। सो अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज प्रॉपर सबस्पेस ऑफ आर एम। सो प्रॉपर सबस्पेस, कोई भी स्पेस दूसरे स्पेस का प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है, कब होता है, लोग एक स्पेस हमने ले लिया प्रॉपर सबस्पेस आर एम हमें गिवन है, सो आर एम की डायमेंशन क्या होगी, अगर डायमेंशन की बात करें किसी भी स्पेस के लिए, लेट अस टेक एक सेट है उसका डायमेंशन x है, एंड देन दूसरा सेट है उसकी डायमेंशन y है। सो ये x इस y का प्रॉपर सबस्पेस कब होगा, ये सबस्पेस तब होगा जब प्रॉपर सबस्पेस होगा, देन इसकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन लेस देन होगी। मतलब यहाँ से अगर x y हमारे पास सुपर स्पेस है एंड y x हमारे पास सबस्पेस है, सो x इसका प्रॉपर सबस्पेस होगा व्हेनेवर डायमेंशन ऑफ y इज ग्रेटर देन फ्रॉम डायमेंशन ऑफ x। सो अगर यहाँ से कॉलम स्पेस ऑफ ए इज प्रॉपर सबस्पेस ऑफ आर एन, सो कॉलम स्पेस ऑफ ए की अगर बात करें, देन कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ ए, ये हमें पता है। सो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, यहाँ से डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ ए हमें रैंक ऑफ ए गिवन है, ऑप्शन ए में हमने करेक्ट कर दिया है। सो अगर ये करेक्ट होगा देन ये क्या इम्प्लाई करता है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू एम आ जाएगा ना। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ दोनों की डायमेंशन इक्वल आ गई, इक्वल आने का मतलब ये प्रॉपर सबस्पेस नहीं बनाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन ई तो करेक्ट था ही। एंड ऑप्शन सी हमें कह रहा है द नल स्पेस ऑफ ए इज नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आर एन व्हेनेवर एन डज एम इक्वल्स टू एन। सो द नल स्पेस ऑफ ए इज नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आर एन, मतलब यहाँ से ए का जो नल स्पेस ऑफ ए होगा वो नॉन ट्रिवियल सबस्पेस होगा आर एन का व्हेनेवर एम इक्वल्स टू एन। सो अगर एम इक्वल्स टू एन लेंगे, और रैंक हमने क्या ली है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एम है, मतलब आर इक्वल्स टू हमने एम ले ली है पहले से। सो अगर एम इक्वल्स टू एन हो गया देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रैंक इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन है। सो रैंक इक्वल्स टू एन आ गई, और अगर इस केस में हमारे पास रैंक एन आ गई देन नल स्पेस ऑफ ए, तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, नलिटी ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए। और हमें रैंक सिल्वेस्टर्स लॉ से पता है, सिल्वेस्टर्स लॉ या रैंक नलिटी थ्योरम से हमें पता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन होगा। सो यहाँ से हमने क्या ले लिया, रैंक इक्वल्स टू एन ले लिए, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन है, सो हमने एम इक्वल्स टू एन गिवन है ऑप्शन में। सो एम इक्वल्स टू एन हमारे पास आ गई है। सो अगर m इक्वल्स टू एन आ गई, सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ गई प्लस नलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एन। सो एन से एन कैंसिल आउट हो गया, सो नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आ गई। और अगर नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो ये क्या इंप्लाई करता है, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। सो ये इंप्लाई करता है नल स्पेस ऑफ ए इज ट्रिवियल स्पेस ऑफ आर एन, क्योंकि डायमेंशन जीरो आई है, और अगर जीरो डायमेंशन है देन ये हमारे पास ट्रिवियल स्पेस होगा, और अगर ट्रिवियल स्पेस होगा देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी और डी तो इनकरेक्ट हो गए, और हमने यहाँ से ले लिया है रैंक एम इक्वल्स टू आर करेक्ट। तो रैंक हमारे पास आर आ गई। सो ऑप्शन डी कह रहा है अगर एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, देन यहाँ से रैंक ऑफ ए is less than equals to minimum rank of mn, minimum of mn। और अगर m is greater than equals to n आएगा
देन इस केस में इसकी जो रैंक होगी वो मिनिमम से लेस होगी। सो अगर m हम लेस देन n ले लेंगे, m अगर n से लेस होगा, m अगर n से ग्रेटर होगा, इक्वल्स टू वाली कंडीशन अगर हटा देंगे, देन इस केस में हमारे पास मिनिमम रैंक n हो जाएगी। सो ये इंप्लाई करेगा रैंक ऑफ a इज ग्रेटर देन n, और m हमें पहले से n से ग्रेटर दिया हुआ है। सो इस केस में रैंक हमारे पास m नहीं आएगी, और अगर m इक्वल्स टू n का केस होगा तभी रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn। सो इस केस में हमारे पास m आएगी, m और n इक्वल आएंगे तभी ये केस पॉसिबल है। सो अगर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n की कंडीशन पॉसिबल होती है, देन उस केस में सिर्फ m इक्वल्स टू n का केस ही बनेगा, m ग्रेटर देन n वाला केस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो केस बनता है देन उस केस में हमारे पास रैंक m नहीं आएगी, और रैंक हम m ने m पहले से प्रूफ कर दिया ऑप्शन ए में। सो यहाँ से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इम्प्लाई कर रहा है m इक्वल्स टू n। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो गए। ये भी सेम कंसेप्ट से ही बेस्ड थे। सो यहाँ से हमने दिसंबर 2017 तक के क्वेश्चन कर लिए। दिसंबर 2016 में यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सो हमने यहाँ से टोटल दिसंबर 2016 से लेके दिसंबर 2019 आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें दिसंबर 2019 15 दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर भी काउंट हो गया है। सो यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हमने इतने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं, एंड देन बाकी क्वेश्चन बाकी भी इसी सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, मतलब यहाँ से हमने वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। सो बाकी ईयर्स में भी अगर देखेंगे देन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ सालों में अगर जो पेपर में वेरिएशन आता है, अगर हम देखेंगे तो कुछ सालों में पेपर में वेरिएशन आता रहता है। जैसे कुछ क्वेश्चन दिसंबर 2015 तक जैसा क्वेश्चन पेपर बनता था वो जून 16 में चेंज हो गया, उसका पेपर का पैटर्न हल्का सा, कुछ ज़्यादा डेविएशन तो नहीं आया है पर थोड़ा तो वेरिएशन आया ही है पेपर में। तो जून 2016 एंड दिसंबर 2016 में एक डिफरेंट थोड़ा अलग टाइप का पेपर बनाना, एंड देन उसके बाद अगर देखें ना जून 17 एंड दिसंबर 17 में थोड़ा अलग बना है। सो पेपर में धीरे धीरे हल्का सा डेविएशन आता रहता है। सो अगर आप इतने भी पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, इसके भी क्वेश्चन कंसेप्ट दिसंबर 2016 तक के भी कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस पेपर में भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें देन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें किस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करना है हमें ये नॉलेज होगा। सो आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा है। सो आप चाहें तो उतने भी कर सकते हैं, सिर्फ दिसंबर 2016 तक भी। सो आज के इस वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।